नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे CSS पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशन 5 तरीके की होती हैं। पहली स्टैटिक, दूसरी रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट, फिर हमारी फिक्स्ड और फिर स्टिकी। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक जो होती है ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है CSS की। मतलब एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगा। अब यानी कि जैसा एलिमेंट था सेम उसी तरीके का दिखाई देने वाला है। पोजीशन स्टैटिक लिखने पर कुछ चेंज नहीं होता है। लेफ्ट राइट टॉप अगर आप लिखते हो तो आप इसके अंदर इफेक्ट नहीं होते हुए देखोगे। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के बस यही समझना है कि स्टैटिक लगाने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया भी है पोजीशन स्टैटिक, और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने स्टैटिक है और ये स्टैटिक पोजीशन लगा रखी है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने टॉप और लेफ्ट लगा रखा है वो भी हमारे डिसेबल हो रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस समझनी है। फिर आती है सेकंड पोजीशन जिसका नाम है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब है एलिमेंट अपनी जगह पे ही होता है, लेकिन आप यूज करके रिलेटिव का थोड़ा सा मूव करा सकते हो। जैसे कि टॉप लेफ्ट अगर आप लगाओगे तो वो मूव हो रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जब रिलेटिव को अप्लाई कर रहे होगे तो लेफ्ट और टॉप का आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो बॉक्स शिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल स्पेस को रिजर्व करके रखता है, यानी वो अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं। यानी कि उसकी जो मेन स्पेस थी वो वहीं पे ऑक्यूपाई करती रहेगी, और साथ ही साथ बस क्या होगा, कंटेंट अप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होता है। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं HTML में आया हूँ और HTML में मैंने पोजीशन के रिलेटिव को यूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसके लिए CSS का भी यूज़ किया है जो कि रिलेटिव। इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन मैंने लगा रखी है। इसके अंदर जब मैंने पोजीशन को यूज़ किया तो इसके अंदर यहाँ ये देखिए टॉप से, ये देखिए मैंने इसको क्या दे रखा है, टॉप से 20 px नीचे हो जाए, साथ ही साथ लेफ्ट से मैंने 30 px दे रखा है, और साथ ही साथ ये पोजीशन क्या है, रिलेटिव रखी हुई है। तो इसी वजह से ये हमारे टॉप और लेफ्ट काम कर रहा है। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए, जैसे ही मैं अगर रिलेटिव को हटाता हूँ तो इसने अपनी जगह को पूरी तरीके से गायब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स मॉडल भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप ये लगाते हो तो बॉक्स मॉडल में आप देखोगे इसने 20 px 30 px इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं भूला है। अगर यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा जाएगा तो वो इसके बाद या इसके पहले ही नज़र आने वाला है, ना कि अगर बात करी जाए कि इसने अपनी स्पेस को खो दिया है। ठीक, अभी इसको भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं एब्सोल्यूट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव का यूज़ करते हैं मोस्टली जब पेरेंट रेफरेंस बनाना हो। ठीक है, और साथ ही साथ एब्सोल्यूट एलिमेंट के लिए आप ये समझ लीजिए बस। ठीक, तो अब हम थर्ड पोजीशन पे एब्सोल्यूट के समझाते हैं ये एब्सोल्यूट क्या होती है। तो एब्सोल्यूट एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से निकाल देता है और आप वो नेस्टेड या नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट के हिसाब से आपके प्लेस हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो आपको बस इतना समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एब्सोल्यूट के लिए कार्ड बना रखा है और उसके अंदर एक स्पैन ले रखा है जो कि सेल का है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने कार्ड ले रखा है जिसके जो कि क्या था, पेरेंट है, तो इसके लिए मैंने पेरेंट पोजीशन के लिए क्या दे दिया, रिलेटिव दे दिया इसको। और साथ में जो बैज हमने बनाया है सेल का, उसके अंदर मैंने क्या पोजीशन दे रखी है, एब्सोल्यूट की। तो इसको एक बार हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड बना रखा है। ठीक, अब इस कार्ड के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखिए ये आपका पूरा कार्ड है। ठीक, इस पूरे कार्ड पे मैंने क्या लगा रखा है, रिलेटिव लगा रखा है, और जैसे ही मैं ये रिलेटिव को हटाता हूँ ये जो हमारा सेल था ये गायब हो चुका है। ये कहाँ गया, अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये इस कोने में आ चुका है, यानी कि इसने अपने नियरेस्ट पेरेंट को जो भी उसका है और वहाँ पे पोजीशन को ढूंढा। अगर उसे वहाँ मिल जाता तो उसको ही वो फॉलो कर लेता, लेकिन जब उसको नहीं मिला तो उसने अपने HTML पेरेंट को ही मान लिया
और फिर उसने अपने आप को पोजीशन HTML के अकॉर्डिंग दे दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस समझनी है। तो जब कभी भी आप कोई भी कंटेनर बनाएं और एब्सोल्यूट का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी उसके नियरेस्ट पेरेंट को हमें रिलेटिव दे देंगे। ठीक, और बाकी बात तो जो भी कंटेनर है जिसको भी मुझे मूव कराना है उसके अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखे हैं। ठीक, यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार, ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे था, यहाँ पे तो ये मेरा पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया, तो जिसके अंदर ये मेरा रिलेटिव लगा हुआ है। साथ ही साथ ये बैज वाला जो है इसके अंदर आप देखोगे ये तो एब्सोल्यूट लगा हुआ। अगर ये एब्सोल्यूट यहाँ था ना, इसने, अब आप चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था इस वाले हिस्से में, जैसे मैंने कहा था कि रिलेटिव अपनी स्पेस नहीं छोड़ता है, सेम अगर बात करी जाए एब्सोल्यूट अपनी स्पेस को छोड़ देता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेल है, सेल के अंदर अगर मैं यहाँ एब्सोल्यूट की जगह पे रिलेटिव कर दूँ तो अगर आप देखोगे तो ये मूव हो गया, लेकिन नीचे वाला जो सेक्शन है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कहीं पे भी इधर उधर नहीं गया। जैसे मैं इसकी जगह पे 10 की जगह पे 25 px अगर कर देता हूँ तो ये टॉप से 25 या 50 px फॉर एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, 80 px इतना सही है। ठीक, तो इसने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही अगर आप रिलेटिव की जगह पे एब्सोल्यूट का यूज़ करते हो तो ये देखिए जो प्रोडक्ट और टाइटल था ये तुरंत ऊपर की जगह चला गया, यानी इसकी जगह स्पेस खाली हो चुकी है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट तुरंत इसकी जगह पे पहुँची है। तो एब्सोल्यूट हमेशा अपनी जगह को छोड़ेगा और रिलेटिव कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ता। वो मूव करता हुआ दिखाई देगा बट अपनी स्पेस को नहीं छोड़ रहा होता है रिलेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ फर्क आता है। ठीक, तो जो मैं बताना चाहता था। ठीक, फिर आती है हमारे पास तो पोजीशन नंबर 4 जिसका नाम है फिक्स्ड। तो ये फिक्स कैसे काम करता है? फिक्स एलिमेंट व्यू पोर्ट के साथ अटैच होता है, स्क्रॉल करने पर भी वो वहीं पे ही ये आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कहाँ यूज़ करोगे इसका, तो मोस्टली हेडर बना देते हैं इसके लिए हम। ठीक है, तो हेडर जो होता है हमेशा टॉप पे लगा रहता है, तो इसके लिए हम लोग हेडर बना करके इसके अंदर लगा देंगे, तो जो कि टॉप पे हमेशा लगा रहेगा, तो स्क्रॉल भी अगर कोई चीज़ नीचे हो रही होगी तो दिखाई दे जाएगी। जैसे हेडर के लिए मैंने यूज़ किया आई एम हेडर, फिर इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, हेडर पे फिक्स मैंने कर दी पोजीशन, तो फिक्स पोजीशन क्या करेगी, ये हमेशा उसी जगह पे लगी रहेगी। ठीक, ये भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, आई एम हेडर। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके पीछे सब लोग क्या होते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे क्या है, रुका हुआ है, कहीं ये हिल नहीं रहा है ना। ये चीज़ जो हो रही है ये आपकी किसकी वजह से हो पा रही है, फिक्स की। फिक्स मोस्टली नैप बार्स और बैक टू टॉप बटन्स के लिए यूज़ होता है। ध्यान रहे बॉडी को पैडिंग टॉप देने का मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे अगर आपको पैडिंग वैडिंग नहीं देंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। ठीक, और ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, ये देखिए अगर मैंने पोजीशन फिक्स नहीं दी होती तो ये देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है और स्क्रॉल कर रहा है। मैंने जैसे इसको पोजीशन दिया इसने अपनी स्पेस को तो खोया ही खोया, साथ ही साथ ये ले जा करके अपनी व्यू पोर्ट पे, ये हमारे जो व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग काम करके जाके चिपक गया बस। ठीक, तो इसको ये काम कर रहा होता है। फिर अगर मैं बात करूं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पोजीशन स्टिकी, तो ये स्टिकी एक हाइब्रिड है, यानी नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन स्क्रॉल करेंगे तो जैसे अब स्क्रॉल करेंगे तो व्यू पोर्ट पे जा करके वो जा करके चिपक जाएगा। यानी अगर मैं उसे टॉप से 0 या टॉप से 150 px दे दूंगा तो वो उतनी ही स्पेस पे जा करके रुक जाता है, और फिर जब उसका कंटेनर खत्म हो जाएगा तब वो भी स्क्रॉल करता चला जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक स्टिकी कंटेनर लिया है जो कि सेक्शन है, उसके अंदर मैंने H2 को स्टिकी किया है। ठीक है, तो H2 को जो स्टिकी किया है इसके लिए यहाँ पे मैं, ठीक, यहाँ पे सेक्शन के लिए मैंने कुछ CSS लिख रखी और यहाँ पे H2 और फिर ये स्टिकी। स्टिकी के लिए मैंने पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0 दे रखा। ये मोस्टली H2 जो है हमारा उसको ही स्टिकी करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक,
तो ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ और ये देखिए ये देखिए नॉर्मल सा ये स्टिकी टाइटल है। अभी देखिए नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा, लेकिन जैसे मैंने इसको टॉप से 0 दिया था ना, तो टॉप से 0 जा करके ये क्या हो गया, चिपक गया। और ये जैसे टॉप से चिपक गया और फिर हम नीचे वाले जो भी इसके कंटेंट थे उसको हम आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके बाद कोई और कंटेनर आ रहा होता तो ये इसी अपने कंटेनर के साथ ही स्क्रॉल करता हुआ अप निकल जाता, यानी कि ये तब तक ही स्टिकी रहेगा जब तक ये इसके जो कंटेनर है वो पूरी तरीके से स्क्रॉल नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर इसके नीचे कोई और कंटेंट होता तो वो स्क्रॉल करता हुआ अप होते हुए आता और ये इसको मूव करा ले जाता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझिए। स्टिकिंग हेडिंग्स, टेबल हेडर्स और सेक्शन टाइटल्स के लिए हम लोग स्टिकी टाइटल का यूज़ कर रहे होते हैं या स्टिकी का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात आती है जेड इंडेक्स की। जेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है जब एलिमेंट्स को ओवरलैप हो रहे होते हैं तो जेड इंडेक्स डिसाइड करता है कि कौन ऊपर दिखेगा और कौन नीचे दिखेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ये स्टिकी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, टाइटल, मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी बात हो तो ये स्टिकी की जो है ये हमारा ऊपर नहीं दिखाई दे, ये मेरा हेडर हमेशा सबसे ऊपर दिखाई दे। तो यहाँ पे जेड इंडेक्स हम लोग दे सकते हैं जेड इंडेक्स 0 या, है ना, और यहाँ पे मैंने हेडर को ले लिया और इसका जेड इंडेक्स 1 कर दिया। यहाँ पे देखिएगा जेड इंडेक्स 1 कर देंगे। ठीक, तो जेड इंडेक्स अगर 1 किया है तो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, ये टाइटल कहाँ गया, ये टाइटल पीछे की ओर छुप गया है, ये पीछे छुप गया है, ये 1 और 0 के अकॉर्डिंग, यानी जितनी ज़्यादा जेड इंडेक्स होगी वो उतना ही ज़्यादा ऊपर की लेयरिंग पे आएगा। यानी 1 है तो वो 0 है तो पीछे, 1 है तो और उससे ऊपर, और अगला कोई है तो वो और उससे ऊपर आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जेड इंडेक्स हमेशा क्या काम करेगा, पोजीशन के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, जेड इंडेक्स तभी काम करेगा जब एलिमेंट पे हम लोग पोजीशन लगाए होंगे। और अगर जेड इंडेक्स वर्क नहीं कर रहा है तो चेक करो कि कोई न्यू स्टैटिक या कंटेंट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, कि वहाँ पे कोई किस लेयरिंग पे लगा हुआ है, क्या अगर ऐसा तो नहीं कि कोई और कंटेंट है जिसपे जेड इंडेक्स लगा रखी गई है, हम लोगों ने उस पर देखा ही नहीं कि वहाँ पे कौन क्या जेड इंडेक्स लगी हुई है, उस पता चला उस पर 10 लगी हुई है और आप यहाँ पे 2 या 9 लगा रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पे आपका वो लगते हुए नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो में हम लोगों ने समझाया कि क्या होती है पोजीशनिंग, ये पोजीशनिंग कैसे काम करती है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया हो तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो या आपको इजी समझ में आया हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप गोइंग कोडिंग एंड बी हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।